सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं करने वाली हूँ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के नोट्स शेयर। और ये आपका टॉपिक है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का। एम इकोनॉमिक्स में जो आपका सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट है उसका टॉपिक है। सो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी मैंने सारे ही इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जो मैंने सेपरेट आपके लिए लिखा है। उसके बाद मैं बुक्स में से अंडरलाइन करवाऊँगी, उसका वही आपको लिखना है बस, बहुत ही छोटा छोटा, और ये पूरा आंसर आपका कवर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं, उनके एलिमेंट्स क्या है, तो हमें वही बताना होता है। नाउ स्टार्ट करते हैं। Agriculture price policy refers to the measures implemented by governments to influence the price of agricultural products, ensuring fair income for farmers while maintaining affordable prices for consumers. It includes interventions like minimum support price, procurement policies and subsidies. So agriculture price policy, इसमें गवर्नमेंट जो वो प्राइस डिसाइड करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, जिससे कि फार्मर्स को उनका मिनिमम प्राइस मिले, जिससे कि उनको अच्छी इनकम मिल सके, और कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबल प्राइस मेंटेन करती है, मतलब उनके लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस सेट करती है कि मैक्सिमम उनसे इतना ही चार्ज किया जाएगा, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा। इसलिए इसमें एमएसपी आता है। प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ का मतलब इसमें वो पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स से फूड प्रोडक्ट्स खरीदती है, ठीक है, और जिन प्राइसेस पे खरीदते हैं उसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइसेस और सब्सिडीज। इट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड इनपुट्स बाय अथॉरिटी और गवर्नमेंट। इट्स मेन एम इज़ टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एंश्योर देम फेयर प्राइसेस। उसके बाद हम इनके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्क्राइब करेंगे। एक्चुअली एग्रीकल्चर प्राइस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। अब इनका जो मेन एम होता है वो होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे 7 ही लिखने हैं और बहुत ईजी हैं ये। पहला, टू एंश्योर रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस, ठीक है, इन सब के प्राइसेस में रिलेशनशिप तय करना। फूड ग्रेन्स और नॉन फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस हैं उनमें अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप इंश्योर करना, और जिससे कि जो टीओटी है, टर्म्स ऑफ ट्रेड है दोनों सेक्टर्स के बीच में, वो एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो जाएं। टू वॉच इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, कि इन दोनों के इंटरेस्ट के बीच में बैलेंस क्रिएट करना। मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स में जितनी भी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उस पर अपनी क्लोज आई रखता है और उनको सुधारने की पूरी कोशिश करता है। फिर है रिलेशन बिटवीन प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स, कि डिफरेंट क्रॉप्स के प्राइसेस होते हैं तो उन प्राइसेस में रिलेशनशिप तय करता है। बस इतना लिखना है। उसके बाद आपको ये लिखना है टू फुलफिल द प्रोडक्शन टारगेट इन अकॉर्डेंस ऑफ इट्स डिमांड, ठीक है। उसके बाद टू कंट्रोल पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस की, सीजनल और साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस जो आती हैं उसको मिनिमम लिमिट तक कंट्रोल करना। इंटीग्रेट द प्राइसेस, डिफरेंट सेक्टर्स में जितने भी प्राइसेस हैं उन सब का इंटीग्रेशन करना, जिससे कि मार्केट सरप्लस अच्छे से फ्लो हो सके और उनका एक्सपोर्ट हो सके। स्टेबलाइज दी जनरल प्राइस लेवल को स्टेबलाइज करना है, जिससे कि इकनॉमी डेवलपमेंट हो और वो अच्छे से डेवलपमेंट हो इकनॉमी। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्राइस का एम होना चाहिए प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में, वेरियस कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन को। इसलिए इनपुट और आउटपुट जो भी चाहिए उसके बीच में ये बैलेंस बना के रखता है। उसके बाद हमको इसमें लिखने हैं मेन फीचर्स के। सबसे पहला मेन फीचर है सेटिंग अप मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैज़ सेट अप सम इंस्टीट्यूशंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन द कंट्री। कुछ इंस्टीट्यूशन सेटअप किए, जैसे एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो 1965 में सेटअप किया गया था। क्यों किया गया था? इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस और प्रोक्योरमेंट प्राइसेस को एस्टिमेट किया। उसके बाद हम लिखेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको सेटअप किया 1965 में। ये क्या करता था? फॉर मेकिंग नेसेसरी प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, बस इतना लिखना है आपको। उसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स किया था, जैसे वीट, राइस, मेज, कॉटन, इन सब का। और जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था ये भी अपने परचेजेस करते थे फूड ग्रेन्स की प्रोक्योरमेंट प्राइसेस पे।
उसके बाद आएगा प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स इन ऑर्डर टू सेव गार्ड देयर इंटरेस्ट। जो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी थी ये बफर स्टॉक क्रिएट करती थी अपने पास, जिससे कि कंज्यूमर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू एट सब्सिडाइज्ड रेट थ्रू आउट द इकोनॉमी। फिर फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम प्राइस फिक्स किए, जिससे कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनके प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके, इसलिए गवर्नमेंट जो थी वो मैक्सिमम प्राइस भी डिटरमाइन करती थी। इससे जो जनरल पब्लिक थी उनको ज़्यादा राइज इन प्राइसेस को फेस नहीं करना पड़ता था। ओके, उसके बाद हमें ये ओरिजिन डेवलपमेंट ये कुछ नहीं लिखना, ना ये कमिटीज़ लिखनी, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लोगे अगर आंसर को ज़्यादा लिखना लंबा तो, नहीं तो अभी तो इन सब में मेरे को नहीं लगता कुछ लिखना है। उसके बाद हम यहाँ लाएंगे कि मेन इंस्ट्रूमेंट क्या थे प्राइस पॉलिसी के। ओके, यही इम्पोर्टेंट है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया टू सप्लाई एसेंशियल कमोडिटीज़, जिससे कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हर गरीब तक पहुंच सके सही रेट पे। 1943 में रैशनल सिस्टम था फूड ग्रेन्स की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर गवर्नमेंट जो थी उसने डिसाइड किया कि सिस्टम को एक्सचेंज करेंगे और फिर इन्होंने पीडीएस में इसको कन्वर्ट किया। पीडीएस डिज़ाइन हुआ जिससे कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो थी सबकी वो मीट हो पाई इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट एसेंशियल फूड आइटम्स। फेयर प्राइस शॉप्स को ओपन किया गया। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं हमें। ऑब्जेक्टिव्स हैं पहला, टू इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव किया, एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस को कंट्रोल किया और जितने भी पीपल थे उन सब की कंजप्शन नीड को पूरा किया। यहाँ पे हमें ना लिखना है कि टू मीट कंजप्शन नीड्स ऑफ ऑल द पीपल। ओके, उसके बाद इसमें हमें लिखना है जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको एडवाइस किया जाता है कि वो इस फैसिलिटी का पूरा फ़ायदा उठाए, जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको अपनी नेसेसिटीज़ मिल सके रीज़नेबल प्राइसेस पे। ओके, सेकंड जो हम इसके अंडर आता है वो आता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब होता है कि जो सरकार है वो फार्मर से उनका प्रोडक्ट्स खरीदती है और बेचती है। जब क्यों बेचती है, सिर्फ उसका एक ही एम होता है कि प्राइस फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना है। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म भी है, ठीक है। ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म है किसके अगेंस्ट, जब प्राइसेस लेवल्स फ्लक्चुएट होते हैं। तो इस पॉलिसी में गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारा फूड रख लेती है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों का, जैसे एग्रीकल्चर गुड्स है और भी कमोडिटीज़ हैं, तो कैसे, या तो डोमेस्टिक मार्केट से खरीद के या फिर उसको बाहर से इंपोर्ट कराती है और उसको जब बेचती है मार्केट में जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं, तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो प्राइसेस को कंट्रोल करती है। दूसरी तरफ अगर अच्छा खासा हार्वेस्ट हुआ है तो आम बात है जो मार्केट है उसमें सप्लाई बढ़ जाएगी। जिस सप्लाई जब बढ़ती है तो प्राइसेस फॉल होते हैं, जब प्राइसेस फॉल होंगे तो फार्मर्स की इनकम भी फॉल हो जाएगी। तो इसलिए इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है कि वो परचेज़ कर लेती है उनसे। तो इस तरीके से जो बफर स्टॉक है उसका क्या एम हुआ, अनड्यूली लो प्राइसेस को एलिमिनेट करना, जो बम्पर क्रॉप्स की वजह से आई थी। तो इसके भी हमें ऑब्जेक्टिव्स ज़रूर डालने हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टेबिलिटी इन इनकम। तो ये पूरा मत लिखना, बस ऑब्जेक्टिव्स में आप ऐसे कर सकते हो। नंबर 1 पॉइंट, टू अचीव स्टेबिलिटी इन फार्मर्स इनकम। नंबर 2 पॉइंट, टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन फूड प्राइसेस। नंबर 3 पॉइंट, it enables supply of food grains to weaker section of the society as reasonable prices. Third point, to ensure remunerative prices to farmers. बस इतना। फिफ्थ पॉइंट है फूड सिक्योरिटी, कि इट एंश्योर्स फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री एंड प्रोवाइड एडिकेट स्टॉक टू कॉप अप विद शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा आता है सेटिंग अप मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस। तो मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस इसने 2 इंस्टीट्यूशंस बनाई थी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एक वेयर हाउसिंग, ठीक है। नाउ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 में आया, ठीक है। इसको सेटअप किया गया था जिससे कि नेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सके प्राइस सपोर्ट के लिए। ओके,
इसको इम्प्लीमेंट किया था प्राइस सपोर्ट के लिए, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, इंटर स्टेट मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो एफसीआई है कंट्री में, ये फूड ग्रेन का लीडर है। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं हर बार की तरह। इसके ऑब्जेक्टिव्स, ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। उसके बाद आप इनको अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर लो। इससे बेस्ट है कि आप इनकी नोट्स इसी में से बना लो, जिससे कि आपको प्रॉपर एक आंसर मिल जाएगा और आप उसको लर्न करके अच्छे से अपने पेपर्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। वेयर हाउसिंग एक लीगलाइज्ड स्कीम है जिसमें स्टोरेज ऑफ फूड होता है इज़ मेड इन साइंटिफिक मैनर, जिससे कि क्वांटिटी और क्वालिटी उसकी एश्योर्ड रहती है। मतलब कि स्ट्रक्चर जो कि स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया गया है जिससे क्वांटिटी और क्वालिटी की प्रोटेक्शन हो सके, उन्हें वेयर हाउसिंग कहते हैं। ओके, और इनको प्रोटेक्टर भी कह सकते हैं नेशनल हेल्थ का। For the produce stored in warehousing is preserved and protected against rodents, insects, pests and diseases. ये इसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। ये 4 इम्पोर्टेंट फंक्शंस आप लिख सकते हो इसमें। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव्स तो आप इतना यही लिख देना कि मतलब फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है और प्राइस स्टेबलेशन बनी रहती है, कि मतलब वेयर हाउसिंग में अपना सामान जोड़ लेंगे तो फार्मर्स जब बेचेंगे जब वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ सप्लाई होगा, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ सप्लाई में प्राइसेस हाई हो जाते हैं, फिर प्राइसेस वहीं स्टेबिलिटी हो जाएगी, है ना। और अगर बहुत ज़्यादा फूड सप्लाई हो रही है तो प्राइसेस कम है, तो वो उनको अपने सामान को रख लेंगे, जिससे कि जब शॉर्टेज हो जब अपना सामान बेच दे वो, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट जो 4th है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी। ये वो प्राइसेस होता है जिस पे गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स से क्रॉप परचेज करती है, और अगर क्रॉप के प्राइसेस एमएसपी से कम पहुँच जाएँ तो इसलिए जो मार्केट प्राइस है वो कभी भी एमएसपी से कम नहीं जाती। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है और इंसेंटिव भी प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, कि वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके, ठीक है। और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जो हैं वेरियस क्रॉप्स के, अलग अलग क्रॉप्स के एमएसपी अलग अलग होता है, और ये अनाउंस की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्राइस। एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस का जो कमीशन है उनकी रिकमेंडेशन पे, which take into the consideration the input cost and favorable return to the farmers while recommending MSP। जब वो अपना MSP रिकमेंड करती है ना, तो वो फार्मर्स को कितना रिटर्न मिल सकता है और उनकी इनपुट कॉस्ट कितनी है, ये सब देखती है। ओके, नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स हम कर लेंगे कि फॉल इन प्राइसेस को प्रिवेंट करने के लिए जब ओवर प्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बाय इंश्योरिंग द मिनिमम प्राइस फॉर दियर क्रॉप। फिर यहाँ लिखेंगे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है और ये लॉन्ग टर्म गारंटी देता है प्रोड्यूसर्स को। गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए प्राइसेस को फिक्स करती है। उसके बाद ना इसमें शॉर्ट कमिंग्स ज़रूर देना। देखो, क्रिटिसाइज तो हर कोई होता है, तो इसमें भी शॉर्ट कमिंग्स थी। पहली थी इनएडिकेट कवरेज, कि मतलब हर तरीके से उसको नहीं कवर किया गया था, ठीक। इनएडिकेट कवरेज थी प्रोक्योरमेंट फैसिलिटीज़ की। फिर लो रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, कि इतने भी ज़्यादा हाई नहीं थे रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। ओके, अब इनपुट सब्सिडाइज कर दिए गए, तो इससे जो रेट ऑफ इंक्रीज था कॉस्ट में वो तो कम नहीं हुआ ना, कॉस्ट तो फिर भी बढ़ी। इनइफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिफरेंस इन प्राइसेस अनएकम्पनीड बाय इफेक्टिव पॉलिसीज़। जो इसकी एफिशिएंसी है वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे लैंड होल्डिंग पैटर्न, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रीजनल डिस्पैरिटी, क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब। तो प्राइस पॉलिसी हैज़ नॉट बीन अकम्पनीड बाय एनी इफेक्टिव पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, उसके बाद एक और आता है, वो आता है क्वालिटी कंट्रोल एंड एग मार्क। क्वालिटी कंट्रोल एंड एग मार्क ये भी था। अब
the graded products according to the standards fixed by Agricultural Marketing Advisor Government of India बियर द लेबल एगमार्क। मतलब कि जो ग्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं, जो अच्छे खासे प्रोडक्ट्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हैं, जो स्टैंडर्ड्स हमने एक अच्छे प्रोडक्ट्स के तय किए थे उन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग हैं, तो उन पे लेबल लगाया जाता है एगमार्क का। एगमार्क एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है, ये एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है। ये लेबल इंडिकेट करता है उसकी प्योरिटी और उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को, ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को। ये एक वॉलंटरी स्कीम है, ये एक वॉलंटरी स्कीम है। जो इंटरेस्टेड ट्रेडर्स होते हैं या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको लाइसेंस दे दिया जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ग्रेड कर दें एगमार्क के अंदर, एगमार्क क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क के अंदर। मतलब कि वॉलंटरी स्कीम है, मतलब कि जो चाहे वो ही ले लेता है इसको, ठीक है। और जो एगमार्क लेबल है, एगमार्क लेबल ये कहता है कि डेट ऑफ पैकेजिंग लिखो, डेट ऑफ एक्सपायरी डेट लिखो। अगर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्री टेस्टेड होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अच्छी क्वालिटी होती है और उसमें ना तो अडल्ट्रेटेड होता और ना ही स्पीरियस गुड्स होते वो, ठीक है। अगर एगमार्क प्रोडक्ट जो कंज्यूमर्स ने लिया उसमें डिफेक्ट आ जाए तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको या तो प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट मिलेगी या फिर पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो।